हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आज हम फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर। तो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान मिट जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो कहते हैं जब आग लगती है ना तो कोई भी काम असंभव नहीं होता, कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी कुछ भी हो, उसे हम चुटकियों में कर सकते हैं। जब सीने में आग लगती है, जब दिल में कोई बात लगती है, तो पहाड़ काटना भी, पहाड़ को काट कर रास्ता बनाना भी कोई कठिन काम नहीं होता है। तो कहते हैं कि यूं ही खुदा ने लकीरों के आगे, यूं ही खुदा ने हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां नहीं बनाई। किस्मत से पहले, किस्मत से पहले मेहनत लिखी जाती है। तो आप अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। हमें ये मैटर नहीं करता है कि हमने कितना किया, मैटर ये करता है कि हम कितना कर सकते थे और हम कितना कर रहे हैं। हम जितना कर सकते हैं, जितना हम आगे बढ़ सकते हैं, जितनी चीजें पढ़ सकते हैं, जो भी काम कर सकते हैं, हमें डेली चाहिए कि डेली का डेली इंप्रूवमेंट होता रहे। आज हमने जितना काम किया है, कल उससे थोड़ा सा ज्यादा करें, थोड़ा से ज्यादा। तो डेली का इंप्रूवमेंट करना है, वो डेली के इंप्रूवमेंट, डेली की मेहनत आपको एक दिन बहुत बड़े मुकाम तक लेकर जाएगी। चलिए, आज का टॉपिक हमारा जो है, इसमें 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया है, हमने मानव नेत्र पढ़ लिया है। और दो वीडियो इसके पहले डले हुए हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, प्रकाश के परावर्तन के, आप उसको देख सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। मिरर्स पढ़े हैं, मिरर से इमेज फॉर्मेशन, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन होता क्या है, आपने देखा होगा, कभी आप जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो स्विमिंग पूल हमें ऐसे देखने से लगता है कि इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं है। उसका जो बॉटम होता है, जो नीचे की सतह होती है, वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा आपने कभी अगर बाल्टी में या किसी टंकी में डंडी को डाला हो, छड़ को डाला हो, किसी लकड़ी को डाला हो, तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो छड़ या वो लकड़ी मुड़ी हुई है, थोड़ा सा मुड़ी हुई, झुकी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सूरज उगने से पहले ही चारों तरफ लाल दिखाई देने लगता है, सूरज जब अस्त होता है तो डूबने के बाद भी लाल दिखाई देता रहता है। तो ये सारी चीजें घटनाएं कैसे होती हैं, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, आज हम वो सारी चीजें यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन एक्चुअली में होता है पारदर्शी वस्तुओं में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। अब बात आती है कि मीडियम क्या होता है, तो मीडियम होता है बच्चों माध्यम, चारों ओर की चीजें। जैसे एक माध्यम हो गया वायु, हवा हो गई, एयर, एयर एक मीडियम हो गया, वायु एक माध्यम हो गई। इसके अलावा जल हो गया, जैसे वाटर, तो पानी या जल एक माध्यम हो गया, एक मीडियम हो गया। इसी तरीके से ग्लास हो गया, कांच हो गया, है ना, कांच में भी आर पार दिखता है, शीशा, कैमरे की ग्लास वगैरह में सब कांच लगा होता है, तो ये भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके बाद बहुत अनमोल चीज हीरा, हीरे में भी आर पार दिखता है, हीरा भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये सारी चीजें, इनसे कैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में जाती है, वायु से जल में जाती है, सघन से विरल में जाती है। तो आज हम ये सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, सारी चीजें। तो सबसे पहले देखते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है। अब माध्यम क्या होते हैं, उसके लिए आइए देखते हैं कि माध्यम क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने दो माध्यम लिए, ऐसे एक माध्यम ले लिया मैंने वायु या एयर, दूसरा माध्यम मैंने ले लिया वाटर या जल, ठीक है। तो देखिए, अब जब प्रकाश की किरण वायु से जल में आएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी, ये एक माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम आ गया, तो
वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। मतलब जिस रास्ते से वो जा रही थी उस रास्ते से ना जा करके किसी दूसरे रास्ते से उस मार्ग से विचलित हो जाएगी। जैसे आप लोग विचलित हो जाते हैं, आप लोगों का रास्ता है बढ़िया पढ़ाई लिखाई का, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, कैरियर में ध्यान दें, लेकिन आप लोग लाल पीला हरा कर देखने लगते हैं, है ना? तो आप लोग भी अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं। ऐसे एक माध्यम से जैसे आप दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाते हैं तो हाव भाव बदल जाते हैं, बात करने का तरीका बदल जाता है। लड़का जब गांव से शहर में पढ़ने के लिए आता है तो धीरे धीरे शहर में रहते रहते शहर की चीजों को सीखने लगता है, चावल को राइस बोलने लगता है, चम्मच को स्पून बोलने लगता है, फिर गांव जाता है तो फिर वही चीजें बोलता है। तो माध्यम वातावरण का इफेक्ट आता है। तो इसी तरह से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में आती है, एक वातावरण से किसी दूसरे वातावरण में, यहाँ चारों तरफ हवा है, यहाँ चारों तरफ पानी है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो वो भी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, वो भी अपने रास्ते से भटक जाएगी। तो आइए देखते हैं, हम एक इसके पहले बना लेते हैं अविलंब, ऐसा अविलंब नॉर्मल बना लेते हैं। ये जो वाटर है बेटा, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब ये होता है सघन, सघन माध्यम। सघन मतलब घना, डेंस मतलब घना, घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं ना। आई वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ वुड कटर यूज्ड टू लिव इन डेंस फॉरेस्ट। एक लकड़हारा था, वो घने जंगल में रहता था। तो डेंस का मतलब सघन, सघन मतलब घना। ये हो गया विरल, विरल। तो वायु जो होती है, हवा जो होती है, वो विरल माध्यम है। हवा के अणुओं को ऐसे फूंक मार देंगे तो उड़ जाएंगे, पानी के बूंदों को ऐसे फूंक मारेंगे तो ऐसे उड़ेंगे नहीं। तो ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। अब अच्छा, आप लोग ये बताइए कि हवा में चलना, हवा में दौड़ना ज्यादा आसान है कि पानी में दौड़ना ज्यादा आसान है? तो आप लोगों का आंसर होगा कि हवा में चलना या हवा में दौड़ना ज्यादा आसान है। पानी में चलने में दिक्कत होती है, आदमी थक जाता है। अभी तैरोगे तो आधे घंटे तैरने के बाद हालत खराब खराब हो जाती है, पूरा शरीर दर्द करने लगता है। तो जब मान लीजिए कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, प्रकाश की किरण क्या हुई, ऐसे आई। आप सबको ये पता है कि जब प्रकाश की किरण आती है तो उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण या इंसिडेंट रे। पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। अब देखिए, ये यहां से आ रही थी, इसको जाना चाहिए ऐसे एकदम सीधे अपने पाथ पर, लेकिन ये ऐसे सीधे ना जा करके जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये इस ओर झुक जाती है। यानी कि ये जो अविलंब बना हुआ है, अविलंब की ओर झुक जाती है। ऐसे सीधे न जाकर अविलंब के पास आ जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि पानी में चलने में दिक्कत है तो ज्यादा दूर नहीं जाएगी, पास आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये हो गई एक बात कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। चलिए, अब आती है दूसरी बात। ये तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही थी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही थी। अब हम देख लेते हैं, अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और यहाँ पे क्या है, वायु। ये कौन सा माध्यम है, ये है विरल माध्यम। फिर से उसी तरह से एक नॉर्मल बना लेंगे हम, ये नॉर्मल बना लिए। अब इसके बाद जब कोई लाइट रे आएगी, ऐसे इंसिडेंट होगी, तो ये हो गया उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो ये क्या होगी, ये जो अविलंब है, ये जो अविलंब है, नॉर्मल अविलंब है, इससे दूर चली जाएगी, ऐसे दूर भाग जाएगी, ऐसे। इसको जाना कैसे था, ऐसे, लेकिन ऐसे ना जा करके ये ऐसे चली जाएगी। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये थी बात। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद फिर से आ जाते हैं अपन, द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग इन द पाथ और डेविएशन ऑफ लाइट एट दी इंटरफेरेंस। मतलब इंटरफेरेंस का मतलब होता है जो बाउंड्री होती है, जो विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग करती है। तो वहां से लाइट अपने पाथ को चेंज कर देती है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन।
चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बढ़िया इसका एग्जांपल दिया हुआ है। ये जैसे आप कोई है, ग्लास है कांच का, उसमें कुछ भरा हुआ है, कोई लिक्विड पानी भरा हुआ है, उसमें पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो फिनोमिना है ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है ना? ये पेंसिल का मुड़ी हुई प्रतीत होना या किसी छड़ी का मुड़ी हुई प्रतीत होना, ये रिफ्रैक्शन का अपवर्तन का फिनोमिना है। अब इसमें भी देख सकते हैं ये नॉर्मल बना हुआ है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ये इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था तो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक क्या होता है? ये होता है कि किसी एक माध्यम में लाइट की स्पीड क्या है और किसी दूसरे माध्यम में लाइट की स्पीड क्या है, उसका रेशियो। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, इसके कुछ टाइप्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष कैसे लिखते हैं, तो वो चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए जो एब्सोल्यूट होता है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसमें एक मीडियम एयर होना चाहिए। कम से कम एक माध्यम वायु होना आवश्यक है। किसके लिए? निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वन मीडियम एयर नेसेसरी है, और सापेक्ष अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एयर मीडियम नहीं होना चाहिए। कोई भी मीडियम एयर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस वाले अपवर्तनांक की जब हम बात करेंगे बच्चों, जब हम रिलेटिव अपवर्तनांक की बात करेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे, तब हम बोलेंगे कि प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, कांच से हीरे में जा रही है, हीरे से जल में जा रही है। इस तरह की बातें करेंगे। ऐसा यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं कि वायु से जल में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, वायु से हीरे में जा रही है। ऐसा कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर हमने ऐसा बोला कि कांच से जल में जा रही है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने बोल के रखा है एट लीस्ट वन मीडियम इज एयर, कम से कम एक माध्यम क्या होना चाहिए? वायु होना चाहिए। एक माध्यम वायु होना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें हम बोल सकते हैं कि वायु से जल में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है। अब बात आती है कि हम इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। इसको पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, इसको क्या बोलते हैं? म्यू, आधा मा बड़ा यू, म्यू। तो म्यू क्या है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो आगे लिखा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। हिंदी में कैसे बोलेंगे? ये ग्लास को क्या बोलते हैं? कांच। ग्लास को क्या बोलते हैं? कांच। और एयर को बोलते हैं वायु। इसको बोलेंगे कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, मतलब जो आगे लिखा रहेगा उसका अपवर्तनांक, जो पीछे लिखा रहेगा उसके सापेक्ष। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको लिखते हैं बराबर, ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम बता रहे होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जिस माध्यम के सापेक्ष बता रहे होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। कांच का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक, ये लिखा हुआ है, आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। उसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कैसे लिखेंगे? मैं यहां पे लिख देता हूं पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो किसका अपवर्तनांक बोल रहा है? कांच का। किसके सापेक्ष? पानी के। जी मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच, डब्ल्यू मतलब वाटर, वाटर मतलब पानी। इसको लिखेंगे हम
कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आई होप आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, हम इनको देख लेते हैं। अपवर्तनांक माध्यम के जोड़े पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दोनों माध्यम के जोड़े पर निर्भर करता है। जोड़े पर निर्भर करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक माध्यम ग्लास है मतलब कांच है और दूसरा माध्यम वायु है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बच्चों, ये इस माध्यम पे भी निर्भर कर रहा है और इस माध्यम पे यानी कांच वाले माध्यम पे भी निर्भर कर रहा है और वायु वाले माध्यम पे भी निर्भर कर रहा है। तो मतलब ये दोनों जोड़ों पर निर्भर करता है। वही बात लिखा हुआ है, अपवर्तनांक माध्यम के जोड़ों पर निर्भर करता है। एक माध्यम ये और एक माध्यम ये, इसके जोड़े पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम। दूसरा है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जो बैगनी कलर की लाइट होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। मतलब जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो अधिक होती है वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से। बैगनी कलर की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। बैगनी कलर की वेवलेंथ कम होगी, इसीलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिलता है बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हिंदी में बोलेंगे कि अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे लिखेंगे, अपवर्तनांक अपवर्तनांक जो होता है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अब बताइए, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा होती है, तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो कम होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा किसके, बैगनी रंग के अपवर्तनांक से। तो ये थी बात इतनी यहाँ पे अपवर्तनांक के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान कम होता है। यहाँ पे होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। मतलब ये है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब तापमान के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो देखिए ताप बढ़ाने से कैसे अपवर्तनांक कम होता है, इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। चलिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इसमें मान लेते हैं पानी भरा हुआ है। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसको हीट करते हैं, किसी तरल को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो पतला हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, पतला हो जाता है। तो पतला होना मतलब विरल विरल होना, डेंस होना, सॉरी रेयर होना। तो जब ये थोड़ा सा पतला होगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। चलिए, तो ये थी अपवर्तनांक की कुछ बातें जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट है, अपवर्तनांक का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। दैनिक जीवन में हम क्या कौन कौन सी चीजें देखते हैं, तो देखिए अपवर्तन के कारण ही तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका जो बॉटम सरफेस है, सबसे नीचे वाला सतह है, वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि गहरा कम है, जब कूदते हैं तो लगेगा डूब जाएंगे, है ना। तो ऐसे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तालाब की तली क्या होती है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है तो उसको देख के तालाब में कूदना नहीं है, नहीं तो डूब जाएंगे। अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये भी हमने देख लिया है कि रिफ्रैक्शन के कारण ही किसी भी पानी में जो कोई रॉड बेंड दिखाई देती है वो किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण।
थर्ड है अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते। ओ माय गॉड, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण। अब एक्चुअली में सही सही में तारे टिमटिमाते हैं कि नहीं टिमटिमाते हैं ये तो भगवान ही जाने, है ना। लेकिन वो जो दिखाई देते हैं टिमटिमाते, वो किसके कारण दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। फिर है सूर्य व तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ दूर दिखाई देते हैं। तो जो सूर्य और तारे जो हैं वो उनकी जो वास्तविक स्थिति होती है उससे थोड़ा सा क्या होते हैं? दूर दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट है वो इंग्लिश में वही चीज लिखी हुई है जो पॉन्ड का बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर रेस्ड ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया। इमर्जन ऑफ रॉड इन वाटर अपेयर्स टू बी बेंड, है ना। फिर द apparent altitude of heavenly body like sun and stars appears to be greater than the real altitude। मतलब जितनी उनकी डिस्टेंस है उससे ज्यादा डिस्टेंस हमें हमें ज्यादा दूर पे वो प्रतीत होते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है बच्चों? अपवर्तन के कारण होता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज होती है कांतिक कोण। कांतिक कोण क्या होता है? देखिए मैं आपको दो चीजें, ये दोनों चीजें आपको मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा इजी राइट पे। देखिए कांतिक कोण क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। देखिए हमने यहाँ पे देखा था कि एक माध्यम है, मान लीजिए यहाँ सघन माध्यम है। यहाँ कौन सा माध्यम है? सघन। और यहाँ पे कौन सा है? विरल। ये हमने नॉर्मल बना दिया। तो अब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो ये अविलंब से दूर चली जाएगी। चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? चली जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, इसको जाना चाहिए ऐसे था लेकिन ये ऐसे चली गई। किसी को कोई दिक्कत, ऐसे जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसे जाना था तो ये सघन से विरल में जा रही है तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे चलिए। अब ये बताइए कि ये जो आपतन कोण यहाँ पे आई बन रहा है, अगर हम इसको बढ़ाते जाएं और मतलब हम इस वाली प्रकाश की किरण को अगर और ऐसे कर दें, कहने का मतलब है कि अगर ये प्रकाश की किरण को हम ऐसे कर दें, कैसे कर? ऐसे, तो अब ये और ज्यादा हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ऐसे और इधर अपवर्तित हो जाएगी, है ना। फिर इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ऐसे, तो आपको पता चलेगा। एक कलर चेंज कर लेते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा देते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो है तो इसकी सतह के साथ ओवरलैप कर गई। मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया वो कितना आया? 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। मतलब इस सतह के साथ ओवरलैप कर गई। तो जब रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो, उस समय जो ये कोण होता है आपतन कोण, वही क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। चलिए अब इसके बाद एक चीज और है कि अगर हम इस लाइट रे को थोड़ा सा और नीचे की ओर झुका दें, थोड़ा सा और नीचे की ओर झुका दें, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, तो ये अब इसके ऊपर चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई, सघन माध्यम से आई, उसी माध्यम में वापस चली गई। तो इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण किसी एक जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और विरल माध्यम से होते हुए पुनः सघन माध्यम में पहुंच जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। व्हेन अ लाइट रे कम्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम एंड अगेन रीचेस इन द डेंसर मीडियम, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। हमने देख चुका है आपतन कोण को जितना बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण उतना बढ़ता जाएगा।
वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है एवं अपवर्तित किरण सतह के समांतर हो जाती है, उसे कांतिक कोण कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, मतलब एक माध्यम से गई और सतह तक गई और सतह से ऊपर अगर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा। आइए थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश बहुत जरूरी है बच्चों, इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश जिससे नहीं बनती है ना तो उसको बोलते हैं लोग कि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। चलिए, a ray travels through denser medium to rare medium. The refracted ray bends away from the normal. नॉर्मल से दूर हट जाती है। Thus, the angle of refraction is greater than the angle of incidence. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? आपतन कोण से इंसिडेंस एंगल से बढ़ता जाता है। फिर क्या होता है? When the ray travels from denser medium to rare medium, the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. मतलब the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree, that angle is known as critical angle. चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने बता दिया है कि जब ये आपतन कोण का मान कांतिक कोण से या क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है, जब आपतन कोण का मान कांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो उस समय उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जैसे हमने जो फिनोमिना देखा था, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको फिर से बता देता हूं। यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये अविलंब है, प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे अपवर्तित हो गई, ये डेंसर से रेयर मीडियम में। इसको और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ये और ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। तो इस समय ये जो आपतन कोण है ये कांतिक कोण से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा और प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा। तो चलिए, तो ये हो गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अपवर्तन कोण जो है वो उसका मान 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। चलिए चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रिज्म का केस हम लोग देखते हैं कि हम पढ़े होंगे, सुने होंगे, कभी बचपन में भी देखे होंगे। एक आता था, एक ऐसा शीशा आता था जिसको ऐसे आंख में लगाने से हमको 7 कलर दिखते थे। तो वो 7 कलर कैसे दिखते थे, 7 अलग-अलग कलर कैसे दिखते थे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो एक कहावत ऐसी है, कहावत नहीं है, एक साइंस है, सच्चाई है। वो सच्चाई ऐसी है कि अगर कोई श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश बच्चों? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किसको बोलते हैं? जो सूरज से आता है। तो अगर कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वे 7 रंग कौन से हैं? विबग्योर या बैजानीहा पीनाला, आपको ये सब पता होगा, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं कि प्रिज्म प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, या इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बात ये आती है, इसके बारे में हमें जो कुछ चीजें पढ़ना है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, इसमें एक टर्म होता है। देखिए इंसिडेंट रे यहां से जाएगी, ये नॉर्मल बनेगा, ये एंगल कहलाएगा इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण। इसके बाद ये यहां से ऐसे मुड़ेगी और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन कोण। ये भी एक अपवर्तन कोण होगा, इसको अगर R1 नाम दे दे तो ये हो जाएगा R2। फिर इसके बाद ये जो नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे, इसको क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण जो अविलंब के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस या निर्गत कोण। ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण या एंगल ऑफ प्रिज्म। इस चीज को बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का आधार। अब इसके आगे हमें इसमें देखना है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है।
है ना? और सारी चीजें क्या होती है, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखिए एक बार में समझ लेते हैं विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। क्या देखने वाले हैं, विचलन कोण। तो चलिए, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो उसे जिस रास्ते में जाना चाहिए, जिस रास्ते में जाना चाहिए उस रास्ते में ना जाकर वो किसी दूसरे रास्ते में चली जाती है, तब उस समय पर जिस रास्ते में वो गई है, जहां वो रिफ्रैक्ट होके गई है, जहां वो बेंड होके गई है, उसका जो इनिशियल पाथ ऑफ लाइट था, जो जिस रास्ते में उसको पहले जाना चाहिए था, उसके साथ जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेना है, बस थोड़ी सी चीजें और बची है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। देखिए विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। आइए फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। ए क्या है आपका, ए है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। म्यू क्या है, म्यू है आपका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ये क्या है, ये है डेल्टा विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम ये चाहते हैं कि प्रकाश की किरण कम से कम विचलित हो, कम से कम विचलित हो मतलब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये मिनिमम होना चाहिए, विचलन कोण कम होना चाहिए, कम से कम विचलन कोण हो। तो उसके लिए पढ़ते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना। कम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए शर्त एक बार में देख लेना है। पहली शर्त देखना है I बराबर E, जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के बराबर होता है। इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। फिर दूसरी शर्त है I प्लस E बराबर A प्लस डेल्टा, मतलब आपतन कोण प्लस निर्गत कोण बराबर होता है प्रिज्म कोण प्लस विचलन कोण के। दूसरी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त ये होती है कि R1 और R2 बराबर होते हैं, R1 और R2 बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से प्रकाश किरण गई ऐसे और ऐसे, तो यहाँ से एक नॉर्मल बनेगा, यहाँ से एक नॉर्मल, इसको बोलेंगे R1 और इसको बोलेंगे R2, तो ये दोनों बराबर होते हैं। इन दोनों के बराबर होने का मतलब ये है, R1 और R2 के बराबर होने का मतलब ये है कि ये जो लाइन होगी, ये जो प्रकाश की किरण होगी प्रिज्म के अंदर, ये प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगी, ये प्रिज्म के आधार के समांतर होगी। आधार के क्या होगी, समांतर, मतलब यहाँ से जो दूरी होगी यहाँ से भी वही दूरी होगी। ये अगर 2 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 2 मीटर। 2 मीटर बहुत ज्यादा होगा, 2 मिलीमीटर ले लेते हैं, प्रिज्म छोटा है अपना, तो समांतर होगी। इसका मतलब ये है, ये शर्त होती है मिनिमम डेविएशन के लिए। ठीक है, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू दी बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। चलिए, तो ये तीन शर्तें थी किसके लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए। इसको आपको एक बार अच्छे से और रिवाइज कर लेना है। इसके बाद देखें और क्या है, बस खत्म। तो अब मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और एक बहुत जरूरी सूचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जैसे ही आपका 12वीं का एग्जाम खत्म होगा तो उसके 3 से 5 दिन के बाद ही हम यहाँ पर आपको पीएटी का क्रैश कोर्स देने वाले हैं। पीएटी क्या होता है, इसकी वीडियो आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीएटी क्या होता है, कितने नंबर का होता है, पीएटी क्वालिफाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर तक चाहिए तो हमें अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये पूरी जानकारी आज आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चों कि इस बार टाइम जो बहुत ज्यादा मिलने वाला है क्रैश कोर्स में पढ़ने के लिए, तो जैसे ही आपका 12th का एग्जाम होता है आप पहले से अपनी तैयारी बना के रखें। आपको तुरंत पीएटी का बैच
जॉइन कर लेना है और तैयारी अपनी शुरू कर देनी है। आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं, खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं, बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको जो चीज़ें पढ़ाएँगे, हम आपको केवल उतनी ही चीज़ें पढ़ाएँगे, उतना ही मटेरियल देंगे जो आपके लिए उपयोगी है। अपने से पढ़ने में समय लगता है और कोचिंग और जो इंस्टीट्यूट हैं, वो समय को कम कर देते हैं, गाइडेंस अच्छा मिल जाता है और अगर आप अपने से खुद से तैयारी कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हमें थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम हैं आपके साथ, हम आपसे उस चीज़ का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो भोपाल में है, आसिमा मॉल के पास। यहाँ पे ऑफलाइन बैच भी चलते हैं, ऑनलाइन बैच भी चलते हैं, लाइव क्लासेस भी हमारी चलती हैं। हमारा ऐप है अपना, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, है ना? और अगर कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप फ़ोन या व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं। बैच कब से स्टार्ट होने वाले हैं, बैच की टाइमिंग क्या होगी, है ना? कोर्स कब तक चलेगा, कब तक कंप्लीट कर देंगे, तो पीएटी की पूरी इन्फॉर्मेशन और हाँ, एक चीज़ और 2 से 3 महीने में हमने पिछले साल और उस पिछले साल के पिछले साल इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन दिया है कि 2 से केवल 3 महीने में रैंक भी आ रही हैं। हमारे यहाँ पे अभी फर्स्ट रैंक आई है एक लड़की की एसटी कैटेगरी से, है ना? पूरे मध्य प्रदेश में ऑल ओवर एमपी में 7th रैंक आ चुकी है, 8th रैंक आ चुकी है हमारी। तो आपको केवल तैयारी में ध्यान देना है और हम जो मैटर दे रहे हैं केवल उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अभी हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी हमें थोड़ा-सा सपोर्ट करें, है ना? चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लोगों को बताइए, आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प होगी। चलिए, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत-बहुत धन्यवाद।